नमस्कार बच्चों, मैं नीरज सक्सेना, फिजिक्स फैकल्टी। हमने ऑलमोस्ट प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर लगभग कवर कर लिया है। पिछले लेक्चर में हमने इंस्ट्रूमेंट्स जैसी छोटी छोटी चीज चालू कर दी थी, जिसमें चौक कुंडली मैंने आपको पढ़ाया। इसके अलावा मैंने आपको मेटल डिटेक्टर समझाया। एक जानकारी एलसी दोलन की भी अपन दे चुके हैं। अब इस चैप्टर को खत्म होने में 3 चीजें बचती हैं। एक टॉपिक ट्रांसफार्मर है, ठीक ठाक टॉपिक है। एक डीसी की तुलना में एसी के लाभ और हानियां हैं, और एक एनसीईआरटी वाले न्यूमेरिकल हैं। ठीक है साहब। तो सब इस क्रम में अब हम पढ़ते हैं ट्रांसफार्मर, है ना साहब। ट्रांसफार्मर बड़ी शानदार चीज है। अगर ट्रांसफार्मर की, एक मिनट, है ना, ट्रांसफार्मर की अगर अपन बात करें तो ट्रांसफार्मर को अगर आप देखोगे तो ट्रांसफार्मर बहुत पहले से ही चालू है। मतलब इसके बारे में जानकारी बहुत पहले से आती जा रही है। ध्यान करो आप, जैसा आपने चुंबकत्व चैप्टर पढ़ा, चुंबकत्व एवं द्रव्य, उसमें अपन ने शेथिल्य लूप यानी बीएच वक्र पढ़ा। तो बीएच वक्र में भी अपन ने बताया था साहब, शेथिल्य हास Q बराबर VN। फिर अपन ने वहां ट्रांसफार्मर का जिक्र किया था कि ट्रांसफार्मर में कुंडलियां जिन मेटल पर लपेटी जाती हैं उसका शेथिल्य लूप का क्षेत्रफल कम होना चाहिए ताकि शेथिल्यहास कम हो। तो वहां अपन ने कहा था नर्म लोहे में 4% सिलिकॉन मला में तो एक ट्रांसफार्मर स्टील तैयार करते। तो कहने का मेरा मतलब है कि चुंबकत्व चैप्टर में भी ट्रांसफार्मर की बात आ गई थी। पिछला चैप्टर देखो आप, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण में भंवर धारा में बात आ गई थी कि भाई ट्रांसफार्मर में आप कुंडली मेटल पे लपेटोगे, नर्म लोहे की। तो जैसे आप कुंडलियों में धारा प्रवाहित करोगे तो प्रत्यावर्ती धारा है, तो मेटल जिस पर कुंडली लिपटी हुई है उससे संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन से भंवर धारा मेटल में पैदा हो जाएगी, यानी धातु में पैदा हो जाएगी। और भंवर धारा के कारण ऊर्जा के रूप में ऊष्मा या ऊष्मा के रूप में ऊर्जा का क्षय होगा, जिसे भंवर धारा हानि कहते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है, अगर पीसेस के रूप में देखें अपन, तो पीसेस के रूप में ट्रांसफार्मर दो तीन चैप्टर से पहले से ही चल रहा है ना। तो कहने का मतलब यह है कि ट्रांसफार्मर चल तो रहा है पर प्रॉपर्ली। अब ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं सब? ट्रांसफार्मर की सिंपल परिभाषा है, वह युक्ति या उपकरण जो प्रत्यावर्ती वोल्टता को बढ़ाने या घटाने का कार्य करता है, दिष्ट वोल्टता को नहीं, है ना साहब। यानी सीधी सीधी बात है, कुंडली डीसी में तो काम करती ही नहीं, और कुंडली का सबसे बड़ा जखीरा ही है ट्रांसफार्मर, सबसे बड़ा उदाहरण है ये। तो स्वाभाविक है, जो ये चीज ही कुंडली से बनी और कुंडली डीसी में काम कर ही नहीं रही, तो स्वाभाविक है कुंडली से बनी चीज किस में काम आएगी? एसी में ही काम आएगी, डीसी में तो काम करेगी नहीं। इसलिए मैंने परिभाषा में बिल्कुल क्लियर बोल दिया कि वह युक्ति, उपकरण जो प्रत्यावर्ती वोल्टता को बढ़ाने या घटाने का कार्य करता है, दिष्ट वोल्टता को नहीं, ट्रांसफार्मर कहलाता है। ट्रांसफार्मर के 2 प्रकार हैं, है ना। ए, ऊंचाई ट्रांसफार्मर यानी स्टेप अप, ठीक है सर।
अब ऊंचाई ट्रांसफार्मर में आपके लिए मैं बिल्कुल सीधा सिंपल तरीका समझाता हूं। वह ट्रांसफार्मर जो प्रत्यावर्ती वोल्टता को बढ़ाने का कार्य करे, उसमें वृद्धि करने का कार्य करे, उसको ऊंचाई कहते हैं, है ना। मैं जो परिभाषा बोलूंगा वो थोड़ी डिफरेंट होगी, लेकिन आपके लिए बिल्कुल क्लियर, आपकी समझ के लिए बिल्कुल क्लियर है कि साहब जो प्रत्यावर्ती वोल्टता को बढ़ाने का कार्य करता है वो स्टेप अप, ऊंचाई। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि ट्रांसफार्मर वोल्टता को बढ़ाता है तो धारा को घटाता है ना। ट्रांसफार्मर से वोल्टता बढ़ेगी लेकिन धारा घटेगी, है ना। तो कहने का मतलब यह है कि बिल्कुल वोल्टता और धारा में बिल्कुल विपरीत चलता है ट्रांसफार्मर। वोल्टता बढ़ती है तो धारा घटती है ना। तो मैं उसको साथ लेके परिभाषा बोलूंगा। तो सब ऊंचाई ट्रांसफार्मर में वोल्टता बढ़ती है, वोल्टता बढ़ेगी तो आप प्राथमिक कुंडली में फेरे कम दिखाएंगे, ये ट्रांसफार्मर का सिंबल है साहब, और द्वितीय कुंडली में आपको फेरे ज्यादा दिखाने हैं, है ना। तो ये आपकी प्राइमरी कोइल, ये आपकी सेकेंडरी कोइल, यहां से आप निवेश देते हैं, ये इनपुट है वो आउटपुट है। इसमें फेरे कह दें आप एनपी और इसमें फेरे कह दें आप एनएस। तो साहब ये तो आप समझिए कि एनएस ग्रेटर देन एनपी, है ना। ये मैंने परिभाषा में बोल ही दिया कि वोल्टता बढ़ाने का कार्य करता है, तो सेकेंडरी कोइल पर वोल्टता प्राथमिक से ज्यादा है। और ये मैं आपको समझाना चाहता हूं कि वोल्टता बढ़ाता है तो धारा घटाता है। ये देखो वोल्टता बढ़ाई, धारा घटा दी। अब मेरी जो परिभाषा बोली जाएगी वो थोड़ा सा क्लासिकल होगा कि मैं भी तो फिजिक्स पढ़ाता हूं, तो मैं परिभाषाओं को फिर इनकम्प्लीट कैसे बोलूंगा। आपको जो बोलना था बता दिया, आप तो सिंपल बोलो कि वह ट्रांसफार्मर जो प्रत्यावर्ती वोल्टता को बढ़ाने का कार्य करता है ऊंचाई ट्रांसफार्मर कहलाता है। अब मेरी परिभाषा सुन लो, है ना। वह ट्रांसफार्मर जो उच्च धारा वाली निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टता को निम्न धारा वाली उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टता में रूपांतरित कर दे, ऊंचाई ट्रांसफार्मर कहलाता है। तो मैं कह तो वही रहा हूं जो आप कह रहे हो, पर अब ठीक है मैं धारा को भी साथ ले रहा हूं, इसलिए रहा हूं कि सब उच्च धारा वाली निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टता को निम्न धारा वाली उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टता में रूपांतरित कर दें, उसे ऊंचाई ट्रांसफार्मर कहते हैं। आपके लिए मैंने बिल्कुल सीधा तरीका बता दिया, आप सुने, मैंने इसने 2 बार बोल भी दिया, है ना। अब दूसरा ट्रांसफार्मर है अपचाई, है ना। अपचाई का मतलब स्टेप डाउन, ठीक है ना। अब सब प्राथमिक में फेरे ज्यादा। अब ये सब क्यों ज्यादा, कैसे, ये सिंबल है ट्रांसफार्मर का, और सेकेंडरी में फेरे अप कम, है ना। ये सब अब आप कहेंगे क्यों क्यों, अरे भाई ये क्यूरियोसिटी पैदा करने के लिए तो मैं कर रहा हूं। तो सब टीचर हूं, बच्चे के अंदर दिलचस्पी पैदा करने के लिए मेरे को ये सब कुछ करना पड़ता है ना। ये प्राइमरी, ये सेकेंडरी, प्राइमरी पर आप निवेश करते हैं, सेकेंडरी पर आपको प्राप्त होता है। ये फेरों की संख्या एनपी, ये फेरों की संख्या एनएस, है ना। आपके लिए सीधा सिंपल डेफिनेशन जो आपको बिल्कुल उलझाएगा नहीं। वह ट्रांसफार्मर जो प्रत्यावर्ती वोल्टता को घटाने का कार्य करता है या कम करने का कार्य करता है, अपचाई, स्टेप डाउन,
तो आप तो सीधा बोल दीजिए वह ट्रांसफार्मर जो प्रत्यावर्ती वोल्टता को घटाने का काम करता है ना, कम करने का काम करता है, उसे अपचाई कहते हैं। अब देखो मेरे हिसाब से चलोगे तो मैं तो देखो फेरों की संख्या आपको दिख ही रही है, NP ग्रेटर देन NS, वहां से बिल्कुल उल्टा दिख रहा होगा आपको। VS अब छोटा है VP से, अब आपको वोल्टता कम मिलेगी, है ना, वोल्टता कम होगी तो धारा बढ़ेगी, यानी IS ग्रेटर देन IP, है ना, वोल्टता घटी धारा बढ़ी। तो मेरी परिभाषा तो धारा को लेते हुए भी होगी। अब मैं क्या बोलूंगा उसको सुने। वह ट्रांसफार्मर जो निम्न धारा वाली उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टता को उच्च धारा वाली निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टता में रूपांतरित कर दे, उससे अपचाई ट्रांसफार्मर कहते हैं। तो देखो आपको बिल्कुल सीधा सीधा है, आपको कोई दिमाग नहीं लगा, आपको तो सीधा देखना जो ट्रांसफार्मर प्रत्यावर्ती वोल्टता में कमी कर दे, उसे कम कर दे, उसे अपचाई ट्रांसफार्मर कहेंगे। लेकिन मैं पूरा बोलूंगा, मैं बोलूंगा वो ट्रांसफार्मर जो निम्न धारा वाली उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टता को उच्च धारा वाली निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टता में बदल दे, बात तो मैं भी बोल रहा हूं, उससे अपचाई ट्रांसफार्मर कहते हैं। तो सब इतनी माथाफोड़ी के बाद आप ये तो मानने को तैयार हैं कि ट्रांसफार्मर वास्तव में वोल्टता बढ़ाता है तो धारा घटाता है। चलो सब, है ना। अब आ जाओ सेकंड फेज, एक एक फेज में बात करेंगे। सेकंड फेज, अब बात करें सब ट्रांसफार्मर का सिद्धांत क्या है। तो सब ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण, अभी अन्योन्य प्रेरण के समय भी आ गया होगा ये ना, तो आप देखो ट्रांसफार्मर कितनी जगह है। तो ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित उपकरण है, जिसके अनुसार जब किसी परिपथ में प्रवाहित धारा परिवर्तनशील हो तो समीप वाले, या यूं कह दें तो स्वयं से संबद्ध चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन के कारण उसके समीप स्थित अन्य परिपथ, अन्योन्य प्रेरण, अन्य परिपथ से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन से विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाने को अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। दोबारा इसको कॉम्प्लिकेटेड हो गया तो सिंपल, ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित उपकरण है। अन्योन्य प्रेरण अब क्या है उसको समझा रहे हैं। इसके अनुसार जब किसी परिपथ में प्रवाहित धारा परिवर्तनशील हो तो उसके समीप स्थित अन्य परिपथ से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाने की घटना अन्योन्य प्रेरण कहलाती है। ठीक है, तो सब एक एक चीज इंपॉर्टेंट है, उसी हिसाब से आपको समझाने की कोशिश की जा रही है। अब आ जाएं बनावट, है ना। तो बनाने में सब कोई बहुत ज्यादा खासियत तो नहीं है ना। अब वो 3D फिगर तो एकदम बन पाए ये तो देखते हैं, कोशिश कर रहे हैं, है ना। ये सब नर्म लोहे की पटलित क्रोड है ना। इसमें ये पत्तियां दिखा रखी खूब सारी, कोशिश तो कर रहे हैं उस लुक को लाने का। ये यूं कर दें, यूं करके यूं, है ना, कोशिश कर रहा हूं। सब देखो पटलित क्रोड दिखाने की मेरे प्रयास है कि आपको पत्तियां पत्तियां में दिखाऊं, है ना। सफल नहीं भी हूं तो आप चित्र तो समझ ही होंगे थोड़ा बहुत। तो सब ऐसे नर्म लोहे की, चलो लगभग लगभग थोड़ा थोड़ा दिख रहा है ना।
तो साहब ये नर्म लोहे की पटलित क्रोड ले ली, लिख देते हैं अपने पास, है ना, नर्म लोहे, सबके रीजन है ना, नर्म लोहे की पटलित क्रोड, क्रोड का मतलब धातु का टुकड़ा, इस पर अलग अलग, है ना, विद्युत रुद्ध तांबे के तार से बनी कुंडलियां लपेट देते हैं। अभी कोई डिसीजन नहीं है कि किसे आप प्राथमिक कहें, ऐसा कोई आपको बाउंड नहीं करता है इसमें ना, आप किसी को भी प्राथमिक कह सकते हैं और किसी को भी द्वितीयक, तो आपको कोई ऐसा बाउंड नहीं कर रहा है यहां पर। तो ये सब विद्युत रुद्ध तांबे का तार, विद्युत रुद्ध तांबे का तार, ठीक है साहब। अब सब इनमें से देखो, ये बिल्कुल फैक्ट है, इनमें से अब आपको चॉइस है कोई सा लेते हैं, इनमें से जिस कुंडली से आप प्रत्यावर्ती वोल्टा को निवेशित करेंगे उसे प्राथमिक कहेंगे। यहां पर आपने प्रत्यावर्ती वोल्टा का सोर्स दिखा देना है, ये यहां से निवेश करेंगे, तो ये सब वीपी सोर्स बता दिया। तो जहां से आप प्रत्यावर्ती वोल्टा का निवेश करेंगे उससे हम प्राथमिक कहेंगे। फिर इसमें अपन ने एनपी बोल देने, वो अपन पहले से बोल ही रहे, ये एनपी। तो ये आपके पास फ्रीडम थी, क्योंकि शुरू में मैंने ये नहीं कहा कि इसमें ही लगाना है, इन दो में से आइसोलेटेड है दोनों, है ना, पृथक पृथक विद्युत रुद्ध तांबे के तार की कुंडली, इनमें से जिस पर से आप प्रत्यावर्ती वोल्टा का निवेश करेंगे, ये इनपुट है साहब, इनपुट हिंदी में जिसे कहते हैं निवेशी या निवेश, है ना। तो जहां आप निवेश करेंगे उसे प्राथमिक कुंडली कहेंगे। यहां पर आपने स्रोत लगा दिया, निवेशित प्रत्यावर्ती वोल्टा को उसे वीपी मैंने बोल दिया। जिस पर आप वोल्टा प्राप्त करेंगे उसे स्वाभाविक रूप से हम द्वितीयक कहेंगे, है ना। यहां वोल्टा प्रेरित विद्युत वाहक बल, वो प्रेरित विद्युत वाहक बल आप प्राप्त करते हैं। किस पर प्राप्त करते हैं सर? जिस पर हम प्राप्त करते हैं उसको बोलते हैं लॉर्ड रेजिस्टेंस, है ना। छोटे से मैं समझा देता हूं। अब अपने घर में पंखा भी लग रहा है, ट्यूबलाइट भी लग रही है, बहुत सारे, मिक्सी भी चला लेते हैं हम, कूलर भी चला लेते हैं, तो ये सब लोड टोटल काउंट करो इनको, तो इनको टोटल में बोलेंगे लोड। एक मकान में कितना सप्लाई गया वो लोड है, एक मोहल्ले में कितना सप्लाई गया वो लोड कहलाएगा। अब ऐसे ईच वन थोड़ी गिनेंगे, हर एक का थोड़ी गिनेंगे, है ना। तो एक मकान ने जितना कंज्यूम किया वो लोड है टोटल, उस पूरे मकान का टोटल कर लो। एक मोहल्ले ने जितना कंज्यूम किया वो भी लोड है, एक कस्बे ने जो कंज्यूम किया वो भी लोड है, एक शहर जो कंज्यूम करता वो भी लोड है ना। तो लोड भाई जहां रिसीव कर रहे हो वो लोड ही होगा, है ना। ये सब प्रेरित वोल्टा आप रिसीव करोगे, इसको मैं जो रिसीव करोगे इसे सेकेंडरी कहूंगा, क्योंकि आप द्वितीयक पर इसको रिसीव कर रहे हो। और यहां पर फेरे एनएस कहलाएंगे, क्लियर सब। तो सब आप किसी पर भी निवेश कर सकते हैं और किसी से भी निर्गम, जहां ले रहे हैं आप उसे कहेंगे आउटपुट, और हिंदी में कहेंगे, हिंदी में आपको मजा नहीं आएगा थोड़ा सा ना, निर्गम, है ना। तो आप थोड़ा इन चीजों को तो अंग्रेजी में ही सुनो, ज्यादा बेटर, अच्छे से समझ में आती है, हिंदी में दिक्कत होती है ना। तो सब आपने पृथक पृथक दो विद्युत रुद्ध तांबे के तार की कुंडलियां लपेटी, एक में निवेश करते हैं प्रत्यावर्ती वोल्टा को, उसे प्राथमिक कहते हैं। एक में लोड प्रतिरोध पर आप प्राप्त करते हैं प्रेरित वोल्टा, उससे सेकेंडरी कहते हैं, उसको आपने वीएस से दिखा रखा है, और प्राप्त किस पे कर रखा है? लोड पर। ये सब बनावट की बात होगी। अब आ जाते हैं अगली बात, वर्किंग, है ना। आप समझते हैं, मैं आपको समझाता हूं। जब भी इंस्ट्रूमेंट पढ़ाते हैं तो टॉपिक बढ़ जाते हैं। इंस्ट्रूमेंट में हर एक चीज
चित्र बड़ा प्यारा बना, मेरे को खुद को बहुत अच्छा लग रहा है चित्र। मेरे से खुद से कभी ऐसा बनता नहीं, पर आज जाने के से लाइव में एकदम अच्छा सेट हो गया, फर्स्ट क्लास, है ना। कार्य प्रणाली, अब क्या वर्किंग है साहब। निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टा वीपी दिख रही है आपको, इसके द्वारा प्रवाहित धारा परिवर्तनशील होती है, क्योंकि एसी है तो स्वाभाविक है दिशा निरंतर बदलती रहेगी। इसके द्वारा धारा परिवर्तित रहती है, यानी निरंतर उसमें परिवर्तन होता है। इस प्रवाहित परिवर्ती धारा के कारण इस प्राथमिक कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में निरंतर परिवर्तन होता रहेगा। बहुत तरीके से बताऊं तो ये दिशा इसकी लगातार चेंज होती रहेगी, चेंज होता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। तो सब प्राथमिक कुंडली में स्रोत वीपी या प्रत्यावर्ती वोल्टा स्रोत के कारण प्रवाहित धारा की दिशा में निरंतर परिवर्तन से चुंबकीय फ्लक्स में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। नरम लोहे की पटलित क्रोड के द्वारा यह परिवर्ती चुंबकीय फ्लक्स सेकेंडरी कुंडली से संबद्ध हो जाता है, अटैच हो जाता है। इसीलिए क्या लेनी पड़ती है, नरम लोहा लेना पड़ता है, इसलिए मेटल लेना पड़ता है। कई लोग सोचते हैं प्लास्टिक ले लो, नहीं ले सकते क्योंकि बल रेखाओं का लॉस नहीं होना चाहिए। तो ये चुंबकीय फ्लक्स का परिवर्तन ये सब इस नरम लोहे की पटलित क्रोड के द्वारा, यानी बल रेखाएं बाहर नहीं जा पाती, किससे अटैच हो जाता है, सेकेंडरी से संबद्ध हो जाता है, और सेकेंडरी से संबद्ध होकर उसमें फ्लक्स में परिवर्तन करता है, और फ्लक्स में परिवर्तन से विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है, जिसे हम द्वितीय कुंडली पर प्राप्त करते हैं, या जिसे हम लोड द्वारा, जिसे लोड प्रतिरोध पर प्राप्त करते हैं उसे हम वीएस कह रहे हैं। ठीक, जिसे किस पर प्राप्त करते हैं, लोड प्रतिरोध पर, उसको हम वीएस से दर्शा रहे हैं ना। अब सब अगर प्राथमिक में फेरों की संख्या एनपी और द्वितीयक में फेरों की संख्या एनएस हो, तो यहां पर हम फ्लक्स का लॉस नहीं मानते हुए फेराडे के नियम का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो फ्लक्स का लॉस नहीं मानते हुए फेराडे के नियम से वीएस बराबर माइनस एनएस डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी एंड वीपी बराबर माइनस एनपी डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। तो आपको दिख ही गया होगा कि फ्लक्स का लॉस तो अपन मान ही नहीं रहे हैं ना। अतः वीएस अपॉन वीपी इज इक्वल टू एनएस अपॉन एनपी। इस अनुपात को कहते हैं के, यानी रूपांतरण गुणांक। ये रेशो कहलाता है रूपांतरण गुणांक, है ना। अब सब स्टेप अप, ऊंचाई के लिए के ग्रेटर देन होता है 1, ऊंचाई ट्रांसफर के ग्रेटर देन 1 है तो स्वाभाविक है एनएस ग्रेटर देन एनपी व वीएस ग्रेटर देन वीपी। आप टेली भी कर लीजिए, ये देखो आप इसमें भी आ रहा है, ये देखो एनएस ग्रेटर देन एनपी, वीएस ग्रेटर देन वीपी, ऊंचाई के लिए, है ना। बात अपचाई की करें, अपचाई के लिए के लेस देन 1, के लेस देन 1 है तो स्वाभाविक है, अब उल्टा हो गया, एनएस लेस देन एनपी व वीएस लेस देन वीपी, है ना। तो सब सेकेंडरी कोइल में फेरों की संख्या कम होगी, ये देखो वोल्टा भी कम होगी, ठीक है साहब। तो केस से आपको पता पड़ गया कि कौन अपचाई और कौन उच्चाई है, ठीक है साहब। अब अगर ट्रांसफार्मर
या सॉरी प्राथमिक कुंडली में, अब अगली बात है ना, बातों को चेंज भी करते रहेंगे, बात नई भी आती रहेगी ना। तो सब वो नई बात जो अपन पढ़ रहे हैं, तो अपन ने बनावट पढ़ ली है ना। अब उच्चाई ट्रांसफार्मर के लिए, अपचाई के लिए पढ़ ही लिया है ना। यदि प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या आईपी, पी से आईपी बोल देते हैं, और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या आईएस हो, तो आदर्श ट्रांसफार्मर के लिए निर्गम शक्ति बराबर होती है निवेशी शक्ति के। अब शक्ति बराबर वोल्टता, सेकेंडरी पे ले रहा हूं तो वीएस इंटू धारा, निवेशी का मतलब वोल्टता, प्राइमरी पे दे रहे हो, इंटू धारा आईपी। तो सब यदि धारा अपन ने आईपी और आईएस बोली, तो सब पी आउट बराबर पी इन होना चाहिए है ना, आदर्श ट्रांसफार्मर के लिए। ठीक है, यानी जितनी आपने निवेश की उतनी को उतनी मिल गई, यानी वी एस अपॉन वी पी इज इक्वल टू आई पी अपॉन आई एस। अब आप समझिए, बिल्कुल क्लियर है, अर्थात V इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन I। तो जो ट्रांसफार्मर वोल्टता को बढ़ाएगा वो धारा को घटाएगा, जैसे अपचाई, और जो ट्रांसफार्मर वोल्टता को घटाएगा वो धारा को बढ़ाएगा, जैसे अपचाई। तो सब ट्रांसफार्मर में अगर वोल्टता बढ़ती है तो धारा घटेगी, और वोल्टता घटती है तो धारा बढ़ेगी। चलो अब आ जाओ ट्रांसफार्मर की दक्षता, है ना। बस लगभग एंड पर आ चुके हैं अपन। ट्रांसफार्मर की दक्षता, तो दक्षता में तो आपको सीधा सीधा पता है, परसेंटेज में बता देंगे है ना। आउटपुट अपॉन इनपुट, परसेंटेज लगा दिया तो 100, तो सब ईटा दक्षता परसेंटेज में, तो आउटपुट कितना मिला और कितना आपने दिया इनटू 100। तो दक्षता वाला तो फॉर्मूला कहीं भी हो, प्राप्त हुआ उसके एवज में कितना दिया, इस अनुपात को हम दक्षता कहते हैं, है ना। अब देखो आदर्श ट्रांसफार्मर के लिए तो अपन क्या कहते हैं, पी आउट बराबर पी इन, यह आदर्श ट्रांसफार्मर। तो आदर्श ट्रांसफार्मर की तो दक्षता कितनी होगी, 100%। आदर्श ट्रांसफार्मर के लिए ईटा इज इक्वल टू कितना, 100%, क्योंकि आदर्श ट्रांसफार्मर तो आपने कह दिया पी आउट इज इक्वल टू पी इन। व्यवहारिक रूप से बात करें तो व्यवहारिक रूप से भी आप यूं न समझें कि ट्रांसफार्मर की दक्षता कम होती है। व्यवहारिक रूप से भी अगर बात करें तो व्यवहारिक रूप में ट्रांसफार्मर की दक्षता 90 से 99% तक हो सकती है। कितनी गजब की दक्षता हो सकती है ट्रांसफार्मर की, है ना। ये गजब का फैक्ट है जो आपके सामने है, ठीक है।